वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए होम साइंस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगी। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखना समझाऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो सभी बच्चे इस पूरी ही वीडियो को एक बार ध्यान से समझ लेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे। रट्टा लगाओगे तो अपने लफ्ज़ों में बनाकर एग्ज़ाम में आंसर नहीं लिख पाओगे। अगर वीडियो को एक बार ध्यान से समझ लोगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख पाओगे। इसके साथ ही मैं आपको इस इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के क्वेश्चन हैं वो भी हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी, ताकि आपको अलग से वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और फिर लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी MCQ यानी कि 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर हैं वो भी समझाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में MCQ ज़रूर आते हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट में बाकी के सभी चैप्टर्स हैं, वहाँ से जाकर देख लेना। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारा घर। प्रश्न नंबर 1, भोजन और वस्त्र के पश्चात यानी कि खाने और कपड़ों के पश्चात मनुष्य की मूल आवश्यकता क्या है। तो मूल आवश्यकता तो मनुष्य की घर होती है, इसी बात को यहाँ पर लिखना है। सिर्फ वीडियो को ध्यान से समझ लो कि इस आंसर में क्या बताया गया है, तो एग्ज़ाम में आप अपने लफ्ज़ों में भी बनाकर लिख सकते हो। भोजन और वस्त्र के पश्चात मनुष्य की मूल आवश्यकता है उसके रहने का स्थान अथवा घर। केवल मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षियाँ भी अपने लिए घोंसला व गुफाओं के रूप में घर बनाते हैं। घर के विभिन्न कमरों में फर्नीचर व्यवस्था, प्रत्येक घर में कितने कमरे होने चाहिए, ये तो परिवार की आवश्यकता एवं आय पर निर्भर करता है। यानी कि जैसी परिवार की ज़रूरत होगी और जैसी कमाई होगी, घर का फर्नीचर और उसकी व्यवस्था इसी बात पर डिपेंड करती है। परंतु घर इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य उसमें सुविधापूर्वक रह सकें। जैसे कि आंगन तथा बरामदा। घर में आंगन तथा बरामदा होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे घर में प्रकाश, धूप व हवा रहती है। परंतु आजकल जगह की समस्या के कारण घरों में आंगन ना के बराबर ही होता है। यदि संभव हो तो घर में कमरों के आगे बरामदा भी होना चाहिए, जिससे कमरे में गर्मियों में ठंड तथा सर्दियों में ठंड से बचा जा सके। इसी तरह से है बैठक या रहने का कमरा। घर में अतिथियों के मिलने जुलने के लिए बैठक का होना ज़रूरी है। परिवार के सभी सदस्य इस कमरे का प्रयोग करते हैं। बैठक घर में प्रवेश द्वार के निकट होनी चाहिए। फर्नीचर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। बैठक में फर्नीचर की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि एक साथ 6-7 व्यक्ति बैठकर आराम से बातचीत कर सके। सोफे के साथ बीच में एक मेज़ रखनी चाहिए, जिससे अतिथियों को चाय शरबत आदि पिलाने में सुविधा हो सके। इसी तरह से भोजन का कमरा। प्रायः जगह के अभाव के कारण अब भोजन और खाने का कमरा अलग से बनाना संभव नहीं है। अतः रहने के कमरे, रसोई घर अथवा रसोई घर के बरामदे में भोजन के खाने की व्यवस्था की जा सकती है। अब इसका फर्नीचर कैसा होना चाहिए भोजन खाने के कमरे का। भोजन के कमरे में मेज़ व कुर्सियाँ ऐसी रखनी चाहिए कि आराम से बैठकर खाना खाया जा सके। यदि एक कमरे में बैठक व भोजन खाने का कमरा बना हो तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अलग अलग करते समय किसी प्रकार की रुकावट ना हो। यानी कि अलग अलग काम करते समय। सोने का कमरा। परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार घर में सोने का कमरे का प्रबंध होता है। सोने का कमरा विशेष रूप से हवादार और प्रकाश में होना आवश्यक है। सोने के कमरे का फर्नीचर। सोने के कमरे में एक दोहरे पलंग की दीवारों के समानांतर या कमरे के बीचों बीच रख सकते हैं। खिड़की के पास अथवा किसी अन्य सुविधाजनक जगह पर मेज़ व कुर्सियाँ रखकर बैठने, पढ़ने, लिखने, सिलाई आदि का काम कर सकते हैं। पढ़ने का कमरा। घर में बच्चों के लिए पढ़ने का कोई निश्चित स्थान होना आवश्यक है। जगह के अभाव में यदि पढ़ने के लिए अलग कमरा ना हो तो सुविधा अनुसार किसी भी कमरे में एक कोना पढ़ने के लिए बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है रसोई घर में कार्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अब प्रोजेक्ट की बात करती हूँ मैं आपकी। तो बच्चों, आपको प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बनाते समय इस पूरी ही वीडियो के जितने भी आंसर हैं उन्हें हेडिंग्स में सीक्वेंस में जिस तरह से मैंने लिखवाया है सेम वैसे ही लिख देना, तो आपका प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बनकर तैयार हो जाएगा। याद रहेगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, इस वीडियो के सभी आंसर्स को आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लिखना है, तो आपका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 है रसोई घर में कार्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। रसोई घर में कार्य व्यवस्था प्रायः रसोई घर में भोजन से संबंधित कार्य जैसे कि खाद्य पदार्थों का संग्रह, तैयारी, पकाना, परोसना आदि काम करने होते हैं। इन कार्यों को भली प्रकार से संपन्न करने के लिए
रसोई घर को 3 केंद्रों में विभाजित किया गया है। समझ में आया कि रसोई घर को 3 केंद्रों में विभाजित किया गया है। भोजन तैयारी का केंद्र, भोजन पकाने तथा परोसने का केंद्र, बर्तनों की धुलाई व सफाई का केंद्र। भोजन तैयारी का केंद्र भोजन पकाने से पहले सब्जियां काटना, आटा गूंदना, दाल चावल चुनना आदि जैसे कार्य करते हैं भोजन तैयारी केंद्र पर। इन कार्यों को करने के लिए रसोई घर में अलग केंद्र बनाना आवश्यक होता है। रसोई घर में एक तरफ मेज़ या शेल्फ रखकर भोजन पकाने की तैयारी की जा सकती है। इस मेज़ या शेल्फ के दराजों तथा खानों में कुछ उपकरण जैसे कि चाकू, कद्दूकस आदि रख सकते हैं। सुविधा के लिए मेज़ या शेल्फ वाली दीवार पर अलमारी बनाई जा सकती है जिसमें आटा, मैदा अथवा चावल आदि रख सकते हैं। इसी तरह से है भोजन पकाने व परोसने का केंद्र। रसोई घर में भोजन पकाने व परोसने का केंद्र सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है क्योंकि इसमें भोजन पकाने व परोसने का काम किया जाता है। इस केंद्र की व्यवस्था में प्रमुख है भोजन पकाने के लिए कोई साधन जैसे कि चूल्हा, स्टोव, गैस आदि। भोजन पकाने व परोसने के लिए प्रयोग में आने वाले बर्तन जैसे कि पतीला, भगोना, कढ़ाई, चिमटा, संडासी, प्लेट, कटोरी आदि। अगला है बर्तनों की धुलाई एवं सफाई का केंद्र। रसोई घर की कार्य व्यवस्था में ये तीसरा मुख्य केंद्र है। इस केंद्र में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पकाने से पहले सब्जियां, दाल, चावल आदि को धोना, पकाने से पहले बर्तन व उपकरणों को धोना, भोजन पकाने से पहले अथवा कार्य करते समय हाथों को धोना, भोजन खाने के पश्चात गंदे बर्तनों को धोना। इस केंद्र में उपरोक्त सभी कार्यों के लिए एक सिंक का होना आवश्यक है। सिंक के दाईं ओर गंदे व बाईं ओर धुले बर्तन के लिए शेल्फ होना चाहिए। प्रश्न 3, दैनिक सफाई करने के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? झाड़ू, ब्रश, झाड़न यानी कि पोछा, कुछ पुराने कपड़ों के टुकड़े, कीटाणुनाशक दवाइयाँ जैसे कि फिनाइल, बर्तन साफ करने का पाउडर आदि। विधि: पहले सभी दरवाज़ों व खिड़कियों को खोल दें जिससे स्वच्छ वायु कमरों में भली प्रकार प्रवेश कर सके। फिर सफाई का सारा सामान एकत्र कर लें। इसके पश्चात डस्टिंग करें, फिर कमरों में झाड़ू लगाएं। रसोई घर की सफाई प्रायः दिन में 1 से अधिक बार की जाती है। खाना बनाने के पश्चात उस स्थान तथा बर्तनों को साफ कर लें। साप्ताहिक सफाई: ये सफाई प्रति सप्ताह जैसे रविवार को अथवा अन्य किसी दिन जब आसानी हो की जा सकती है। साप्ताहिक सफाई करने में प्रायः दैनिक सफाई की अपेक्षा अधिक समय लगता है। छत से जाले आदि उतारना, गद्दियों के गिलाफ बदलना इत्यादि इस सफाई में शामिल होता है। अगला है वार्षिक सफाई। ये सफाई वर्ष में केवल एक बार की जाती है। इस सफाई का बहुत अधिक महत्व है। इस सफाई के अंतर्गत उन वस्तुओं की सफाई को मुख्य स्थान प्राप्त होता है जो दैनिक अथवा साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत नहीं रखी जा सकती, जैसे कि घर में सफ़ेदी तथा दरवाज़ों, खिड़कियों पर वार्निश तथा पेंट आदि करना। कुछ विशेष वस्तुओं की देखभाल एवं सफाई कैसे की जाती है, जैसे कि लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल एवं सफाई करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। फर्नीचर की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। फर्नीचर को बहुत समय तक गीला नहीं रखना चाहिए तथा उस पर गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। फर्नीचर पर बहुत अधिक पानी और सोडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फर्नीचर को अधिक समय तक तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए। यदि फर्नीचर पर कुछ गिर जाए तो उसे तुरंत साफ कर देना चाहिए, अन्यथा धब्बे पड़ने का भय रहता है। फर्नीचर को समय समय पर पॉलिश करते रहना चाहिए जिससे वे देखने में आकर्षक लगे तथा लकड़ी भी सुरक्षित रहे। लकड़ी के फर्नीचर पर पड़े धब्बों को कैसे दूर किया जाता है? तो कई बार लकड़ी के फर्नीचर पर गर्म बर्तन रखने से धब्बा पड़ जाता है। इस धब्बे पर यूकलिप्टस या सफ़ेदे का तेल कई दिन तक लगातार लगाने से धब्बा दूर हो जाता है। रंग रोगन के धब्बों को सफ़ेद स्प्रिट से साफ करना चाहिए। इससे फर्नीचर की पॉलिश भी उतर जाती है, इसलिए फर्नीचर को पुनः पॉलिश करना चाहिए। चिकनाई के धब्बे गर्म सोडे का घोल लगाकर मलने से साफ हो जाते हैं। रक्त के धब्बे ठंडे पानी से साफ करने चाहिए अथवा धब्बे वाले स्थान पर नमक डालकर हल्का रगड़ने से धब्बा दूर हो जाता है। बच्चों, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाते समय बस आपको इसी पूरे चैप्टर को अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लिख देना है। मैंने उसी हिसाब से लिखा है और आपके एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाई है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर की। तो अगला प्रश्न है, कांच के बर्तनों की सफाई के बारे में बताएं। प्रयोग करने के पश्चात कांच के बर्तनों को तुरंत साफ कर लेना चाहिए तथा अन्यथा बर्तनों में पानी डालकर कुछ समय के लिए रख दें। विशेषकर दूध वाले बर्तनों में ठंडा पानी तथा चिकनाई वाले बर्तनों में गर्म पानी, जिससे उसको बाद में धोने में आसानी रहे।
इन बर्तनों को साबुन या बर्तन साफ़ करने वाले पाउडर से साफ़ किया जा सकता है। यदि बर्तन अधिक चिकने हो तो धोते समय पाउडर के घोल में सोडा भी डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त खिड़कियां तथा दरवाज़ों के शीशों को पुराने गीले अखबार या कपड़े के मैथिलीन स्प्रेट लगाकर रगड़कर साफ़ किया जा सकता है। प्रश्न 7, बर्तनों की सफाई कैसे की जाती है? अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, मगर एक बार सुन लो ताकि आसानी रहे लिखने के अंदर। बर्तन चाहे किसी भी धातु के बने हों अथवा किसी भी काम में आने वाले हों, उनको साफ करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन पकाने, खिलाने व खाने में उपयोग आए सभी बर्तनों को तुरंत साफ कर देना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो उनमें लगे हुए भोजन के कण सूख जाते हैं तथा बर्तन साफ करना कठिन हो जाता है। विभिन्न प्रकार के बर्तनों को अलग करके धोना चाहिए, जैसे कि चीनी, कांच आदि के बर्तन टूटने का भय रहता है। खाने में प्रयोग आने वाले बर्तनों में यदि कोई चिकनाई हो तो उसे किसी पुराने कपड़े के टुकड़े से पोंछ दें, फिर उसको गर्म पानी अथवा साबुन से साफ कर दें। कांच के बर्तन अधिक गर्म पानी के प्रयोग से टूट जाते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत अधिक गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे बर्तन जिनमें दरारों में भोजन, राख आदि के कण भर जाने की संभावना होती है, उन्हें ब्रश से साफ करना चाहिए। खाने में प्रयोग आने वाले बर्तनों में प्रायः बाजार की बनी पॉलिश नहीं लगाई जाती है, विशेषकर अंदर के भाग में, किंतु अगर पॉलिश करनी भी हो तो केवल बाहर वाले भाग में करनी चाहिए। बच्चों, अब ये जो आगे का क्वेश्चन है ये सिर्फ आपको अपनी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में लिखना है, मगर पढ़कर बता देती हूँ जिससे कि इस चैप्टर से रिलेटेड पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके जहन में अच्छे से आ जाए। जैसे कि पतीला, सामग्री, गर्म पानी, पीतल के बर्तन साफ़ करना। ठीक, तो इसके लिए गर्म पानी, राख, बर्तन साफ़ करने वाला पाउडर, साबुन, इमली या नींबू, नमक, सोडा, सफ़ेदी व पॉलिश, झाड़न आदि। रगड़ने के लिए नारियल के छिलके, सूखी घास या स्टील वूल आदि का प्रयोग कर सकते हैं बर्तन को रगड़ने के लिए। विधि: चिकनाई दूर करने के लिए बर्तनों को गर्म पानी से धो लें, फिर राख, बर्तन साफ़ करने का पाउडर या फिर साबुन से नारियल के छिलके के साथ रगड़ लें। यदि कहीं पर धब्बा हो तो इमली व नींबू को नमक के साथ रगड़कर धोया जा सकता है। पॉलिश करने के लिए सूखी सफ़ेदी अथवा पॉलिश से रगड़ना चाहिए। इसी तरह से स्टील के बर्तन तो गर्म पानी, बर्तन साफ़ करने का पाउडर, विम अथवा साबुन और रगड़ने के लिए पुराना कपड़ा। विधि: यदि बर्तन चिकने हो तो गर्म पानी में भिगो दें, फिर साबुन अथवा बर्तन साफ़ करने के पाउडर से रगड़कर धो दें। इसके साथ सोडे का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से हैं टीन के बर्तन, इसके लिए गर्म पानी, बर्तन साफ़ करने का पाउडर, सोडा, रेत, सफ़ेदी, पुराने कपड़े के टुकड़े, झाड़न आदि का प्रयोग कर सकते हैं। विधि: बर्तनों को गर्म पानी तथा बर्तन साफ़ करने के पाउडर अथवा सोडे से धो दें। यदि बर्तन चिकने हो तो सोडा भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि बर्तन पर किसी प्रकार के धब्बे हो तो रेत से रगड़ा जा सकता है। इसके पश्चात बर्तनों को स्वच्छ पानी में धोकर किसी गर्म स्थान पर सुखाएं, फिर सफ़ेदी का गाढ़ा घोल टीन के ऊपर लगा दें। सूखने पर रगड़कर साफ़ करने से बर्तन चमक जाते हैं। अगला प्रश्न है, घर की स्वच्छता यानी कि सफाई किन बातों पर निर्भर करती है? तो घर की स्वच्छता मुख्यतः 2 बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले भीतरी स्वच्छता यानी कि अंदरूनी सफाई। भीतरी स्वच्छता से अभिप्राय घर में विभिन्न कमरों की स्वच्छता, सभी कमरों तथा रसोई घर की सफाई प्रतिदिन की जानी चाहिए। घर में एक कूड़ेदान अवश्य होना चाहिए, जिससे सफाई करने के पश्चात घर का सारा कूड़ा उस कूड़ेदान में फेंका जा सके। रसोई घर के दरवाजे तथा खिड़कियों पर जाली लगी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पानी के समुचित निकास के लिए घर के भीतर पक्की नालियाँ होनी चाहिए तथा ये नालियाँ ढकी हुई होनी चाहिए। इनमें प्रतिदिन फिनाई डालना चाहिए और घर की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए घर के सामान को कभी कभी धूप भी लगानी चाहिए। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आसपास की स्वच्छता। अपने घर के आसपास के स्थान को स्वच्छ रखना भी अत्यंत आवश्यक है। इसका ये अर्थ नहीं कि आप अपने घर का कूड़ा करकट बाहर डालें या बाहर पर अगर कूड़ा करकट घर से बाहर पड़ा रहेगा तो मक्खियाँ तथा मच्छर घर में प्रवेश कर जाएंगे और इनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए घर की सफाई के बाद सारे कूड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए। यदि घर के आसपास कोई गड्ढा हो तो उसमें मिट्टी भरवा देनी चाहिए। घर के आसपास कूड़े का ढेर नहीं लगाना देना चाहिए। समय समय पर कूड़े को तुरंत भर देना चाहिए। घर में आंगन तथा बरामदा होने के क्या लाभ हैं? तो घर में आंगन तथा बरामदा होना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे घर में पर्याप्त प्रकाश, धूप व हवा रहती है। परंतु आजकल जगह की समस्या के कारण घरों में आंगन
आंगन ना के बराबर ही है। कमरों के आगे बरामदे का होना इसलिए आवश्यक है जिससे कमरा गर्मियों में ठंडा रहे तथा सर्दियों में ठंड से बचा जा सके, धूप आ सके। बरामदे का प्रयोग कुछ अतिरिक्त सामान जैसे कि जूतों की रेक, छाते व रेनकोट आदि के लिए, खूंटियाँ या छोटी अलमारी आदि रखने के लिए भी किया जा सकता है। यदि बरामदा बड़ा हो तो उसमें बैठने के लिए हल्की बाँस की कुर्सियाँ व मेज़ें भी रखी जा सकती हैं। इसी तरह प्रश्न नंबर 10 है, बैठक, सोने वाले कमरे तथा भोजन के कमरे में क्या क्या फर्नीचर होना चाहिए। बैठक में और सोने वाले कमरे तथा खाने के कमरे में निम्नलिखित फर्नीचर होना चाहिए। बैठक में सोफ़ा, गद्देदार कुर्सियाँ, दीवान या तख्त, बीच की मेज़, कोने की मेज़ आदि होनी चाहिए। सोने वाला कमरा, पलंग, कोने की मेज़, आराम कुर्सी, श्रृंगार मेज़, स्टूल, कपड़े आदि रखने के लिए लकड़ी अथवा लोहे की अलमारी होनी चाहिए। भोजन का कमरा, परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुरूप मेज़, कुर्सियाँ, भोजन परोसने वाली मेज़ अथवा ट्रॉली आदि रखने के लिए अलमारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, रसोई घर को किन 3 केंद्रों में विभाजित किया जाता है। तो रसोई घर को 3 केंद्रों में विभाजित किया जाता है। पहला, भोजन तैयार केंद्र, भोजन पकाने तथा परोसने का केंद्र, बर्तनों की धुलाई व सफाई का केंद्र। प्रश्न 12, भोजन तैयार केंद्र को कौन से कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है तथा कौन कौन से इसमें उपकरण होने चाहिए। तो भोजन तैयारी केंद्र में भोजन पकाने से पहले की तैयारी की जाती है, जैसे कि सब्जियां काटना, आटा गूंदना, दाल चावल चुनना आदि। एक तरफ मेज़ या शेल्फ रखकर भोजन बनाने की तैयारी की जाती है। इस मेज़ या शेल्फ के दराजों तथा खानों में कुछ उपकरण जैसे कि चाकू, कद्दूकस आदि रख सकते हैं। सुविधा के लिए मेज़ या शेल्फ वाली दीवार पर अलमारी बनाई जा सकती है। भोजन पकाने व परोसने के केंद्र में क्या क्या होना चाहिए। तो भोजन पकाने के साधन जैसे कि चूल्हा, स्टोव, गैस आदि शेल्फ या प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। भोजन पकाते व परोसने के लिए प्रयोग में आने वाले बर्तन जैसे कि पतीला, भगोना, कढ़ाई, करछी, चिमटा, संसी, प्लेटें, कटोरी, चम्मच आदि इस केंद्र में बनी अलमारी में रखने चाहिए, जिससे आसानी से प्रयोग किए जा सके। पकाते समय प्रयोग में आने वाले पदार्थ जैसे कि घी, तेल, नमक, मिर्च, मसाले आदि भी इसी अलमारी में रखने चाहिए। अगला प्रश्न है, बर्तनों की धुलाई व सफाई केंद्र में कौन से कार्य किए जाते हैं। ये रसोई घर की कार्य व्यवस्था का तीसरा मुख्य केंद्र है। इस केंद्र के कार्य निम्नलिखित हैं। पकाने से पहले सब्जियां, दाल चावल आदि का धोना, पकाने से पहले बर्तन व उपकरणों का धोना, भोजन पकाने से पहले अथवा कार्य करते समय हाथों का धोना, भोजन पकाना व पीने के लिए पानी लेना, भोजन पकाने के पश्चात गंदे बर्तन धोना। दैनिक, साप्ताहिक तथा वार्षिक सफाई से आप क्या समझते हैं। तो दैनिक सफाई क्या है। दैनिक सफाई से अभिप्राय प्रतिदिन की सफाई से है, जैसे कि वस्तुओं से ऊपरी धूल दूर करना, पोछा लगाना तथा प्रतिदिन के प्रयोग की वस्तुओं को निश्चित स्थान पर रखना। साप्ताहिक सफाई, ये सफाई प्रति सप्ताह सुविधा अनुसार किसी भी दिन की जा सकती है। दैनिक सफाई की अपेक्षा इसमें अधिक समय लगता है, जैसे कि दीवारों पर से जाले उतारना, गद्दियों की सफाई व गिलाफ बदलना आदि। वार्षिक सफाई, ये 1 वर्ष में 1 बार की जाती है। इस सफाई के अंतर्गत उन वस्तुओं में मुख्य स्थान प्राप्त होता है जो दैनिक अथवा साप्ताहिक सफाई में नहीं की जाती, जैसे कि घर में सफ़ेदी, दरवाज़ों व खिड़कियों में वार्निश करना। तुम घर की दैनिक सफाई किस प्रकार करते हो। तो क्या लिखोगे आंसर में। दैनिक सफाई की विधि, जहाँ तक संभव होता है सफाई प्रातः यानी कि सुबह ही कर लेते हैं, क्योंकि रात में धूल बैठ जाती है, जिससे दैनिक दिनचर्या से पहले ही साफ कर लेते हैं। खिड़की दरवाजे खोल देते हैं ताकि शुद्ध हवा व प्रकाश घर में प्रवेश कर सके। सदा ऊपर से नीचे की तरफ का सामान साफ करते हैं। झाड़न को जोर से झटक कर नहीं मारते हैं। फर्श पर बिछी दरी को ब्रश से साफ करते हैं। फूलदान का पानी और फूल बदलते हैं। सारे सामान को निश्चित स्थान पर रखकर पोछा लगाते हैं। खाना बनाने के पश्चात उस स्थान तथा बर्तनों को साफ करते हैं। बर्तनों को निश्चित स्थान पर रखकर पोछा लगाते हैं। बर्तनों में काम आने वाली धातु मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दो। तो बर्तनों में काम आने वाली धातु मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जैसे कि कोमल धातु, ये वो धातु है जिन पर खरोंचे व लाइनें आसानी से पड़ जाती हैं, जैसे कि चांदी और एल्युमिनियम। कठोर धातुओं पर लाइनें आसानी से नहीं पड़ती, जैसे कि लोहा, पीतल आदि।
अगला प्रश्न है, बेत की सफाई करते समय नमक का उपयोग क्यों किया जाता है और बेत के फर्नीचर की देखभाल कैसे करनी चाहिए। बेत को साफ रखने के लिए प्रतिदिन झाड़न से पोंछना चाहिए। यदि कुछ मैला हो जाए तो उसको गुनगुने पानी में नमक डालकर धो दें और फिर नमक वाले ठंडे पानी से खंगालें। नमक के उपयोग से बेत में कड़ापन आता है तथा उसमें कोई धब्बा हो तो वो भी उतर जाता है। बेत के फर्नीचर की देखभाल निम्नलिखित तरीके से करनी चाहिए। मैले बेत को गुनगुने पानी तथा सर्फ से धो सकते हैं। बेत को कसने के लिए उसे उबलते हुए सोडे का पानी डालकर और पोंछकर हवा में सुखाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बेत को साफ करते वक्त उसको किसी कपड़े के नीचे से दबाएं, जिससे कि वे नीचे झुके नहीं और ढीला भी ना पड़े। अगला प्रश्न है, घर को स्वच्छ रखना क्यों आवश्यक है, इसे किस प्रकार स्वच्छ रखा जा सकता है। घर और उसमें रखे सामान की सफाई व देखरेख बहुत आवश्यक है। हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यानी कि अपनी सेहत को सही रखने के लिए, घर को आकर्षित बनाए रखने के लिए उसे स्वच्छ यानी कि साफ रखना आवश्यक है। घर को निम्नलिखित प्रकार से स्वच्छ रखा जा सकता है। घर की दैनिक तथा साप्ताहिक सफाई करते रहना चाहिए। दरवाज़ों तथा खिड़कियों पर जाली नहीं होनी चाहिए ताकि मच्छर मक्खी अंदर प्रवेश ना कर सकें। हवा व प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। नालियाँ ढकी हुई हों ताकि उसमें प्रतिदिन फिनाइल डालना चाहिए। रसोई घर का सामान सदा ढका रहना चाहिए। घर की सफाई के बाद सारे कूड़े को ढक्कन वाले कूड़ेदान में डालना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर हैं। भोजन और वस्त्र के पश्चात मनुष्य की मूल आवश्यकता क्या है। तो भोजन और वस्त्र के पश्चात मनुष्य की मूल आवश्यकता घर है। घर में अतिथियों के मिलने जुलने के लिए डेस्क का होना आवश्यक है। तो बैठक का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, सर्दियों को डेस्क केंद्रों में विभाजित किया गया है। रसोई घर को डेस्क केंद्रों में विभाजित किया गया है। तो 3 केंद्रों में विभाजित किया गया है रसोई घर को। डेस्क भोजन पकाने से पूर्व सब्जियां काटना, आटा कूटना, दाल चावल चुनना आदि जैसे कार्य करने होते हैं। तो भोजन तैयारी केंद्र में ये काम किए जाते हैं। रसोई घर व्यवस्था का प्रमुख केंद्र क्या है। तो भोजन पकाने का केंद्र प्रमुख केंद्र है रसोई घर व्यवस्था का। प्रतिदिन की गई सफाई डेस्क कहलाती है। दैनिक सफाई कहलाती है। प्रति सप्ताह की गई सफाई डेस्क कहलाती है। तो साप्ताहिक सफाई कहलाती है। एक वर्ष में एक बार की जाने वाली सफाई डेस्क कहलाती है। वार्षिक सफाई कहलाती है। फर्नीचर धोने के लिए डेस्क का प्रयोग नहीं करते हैं। गर्म पानी का लकड़ी पर से स्याही के धब्बे छुड़ाने के लिए डेस्क से साफ़ करते हैं। नमक और नींबू से साफ़ करते हैं। बेत के फर्नीचर को साफ़ करने के लिए डेस्क का प्रयोग करते हैं। गुनगुने पानी तथा नमक का प्रयोग करते हैं।